हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? डूइंग गुड। आज की क्लास में आप करने वाले हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन में आप तीन सेक्शन देखेंगे, सेक्शन 44 एडी, 44 एडीए एंड 44 ए। मतलब क्या है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का? प्रिजम्पटिव नाम से ही समझ में आता है कि आपकी इनकम यहां पे गवर्नमेंट प्रिज्यूम कर लेगी। प्रिज्यूम करने का मतलब होता है मान लेगी कि आपकी इनकम इतनी ही है। आप कहेंगे सर ये तो बड़ी हार्डशिप है, गवर्नमेंट कैसे मान ले रही है कि मेरी इनकम इतनी ही है? गवर्नमेंट कैसे प्रिज्यूम कर सकती है व्हाट इज माय इनकम? तो मैं आपको बताऊंगा कि ये हार्डशिप नहीं है। गवर्नमेंट जब आपकी इनकम को प्रिज्यूम कर रही है तो सच पूछिए तो जितनी आपकी इनकम होगी ना उससे कम ही प्रिज्यूम कर रही है। गवर्नमेंट टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज आपकी इनकम मान लेती है और ऐसे में आपको सहूलियत देती है कि आपको खाते बही मेंटेन करने की आवश्यकता ही नहीं है, कोई हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं है। गवर्नमेंट एक सर्टेन बेसिस पे आपकी इनकम प्रिज्यूम कर लेती है और अगर आपको एक्सेप्टेबल नहीं है तो उसके भी प्रोविजन है। आप कहते हो नहीं मैं तो नहीं मानता इस इनकम को, तो गवर्नमेंट उसके लिए भी प्रोविजन बना रखी है, कहती है कि भाई ठीक है, अगर तुझे ये इनकम नहीं माननी तो हिसाब किताब बना लो, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट से ऑडिट करा लो, जो इनकम कहोगे वो मान लेंगे फिर तो, राइट। अच्छा, तो क्या ये बेनिफिट जो गवर्नमेंट दे रही है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, क्या ये सभी कोई ले सकता है? नहीं, ये सिर्फ छोटे व्यापारियों के लिए है। आप अगर बड़े व्यापारी हैं तो आप चाहें भी तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं ले सकते। ये छोटे व्यापारियों के लिए सहूलियत गवर्नमेंट दे रही है कि भाई एक सर्टेन बेसिस पे हम आपकी इनकम को प्रिज्यूम कर ले रहे हैं, उसी इनकम पे टैक्स दे दीजिए, काम खत्म, कोई हिसाब किताब रखने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो तीन सेक्शन इसमें जो हमें देखने हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के, वो क्या क्या है आइए देखते हैं। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन 44 एडी, सेक्शन 44 एडीए एंड सेक्शन 44 एई। 44 एडी क्या है? बिजनेस अदर देन गुड्स कैरियज। सेक्शन याद रखने होंगे आपको, ठीक है। 44 एडी, एडीए एंड ए। फिर दूसरा 44 एडीए क्या है? प्रोफेशन। तो 44 एडी किसको मिलेगा? बिजनेस कर रहे हो आप लेकिन अदर देन गुड्स कैरियज, मतलब ट्रांसपोर्टर नहीं हो, ठीक है। 44 एडीए इज फॉर प्रोफेशन एंड 44 एई किसके लिए है? गुड्स कैरियज वाले बिजनेस के लिए है, गुड्स कैरियज बिजनेस। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 44 एडी और एई ये बिजनेस वाला है, बीच में जो एडीए है वो किसके लिए? प्रोफेशन वालों के लिए है, ठीक है। एडी और एई कब लिया जाता है? एडी लिया जाता है बिजनेस अदर देन ट्रांसपोर्ट और एई लिया जाता है फॉर ट्रांसपोर्ट बिजनेस, ठीक है। आइए पढ़ते हैं क्या इनकम प्रिज्यूम करती है गवर्नमेंट। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन, computation of income on estimated basis in the case of taxpayer engaged in any business except कौन सा बिजनेस? except the business of plying, hiring और leasing goods carriage। तीन वर्ड यूज कर रहा है, प्लाइंग, हायरिंग और लीजिंग। एक्चुअली ये जो गुड्स कैरियज वाले होते हैं ना, ये तीन तरीके से धंधा करते हैं। या तो ये लोग प्लाइंग करते हैं, या तो ये लोग हायरिंग करते हैं, और या तो ये लोग लीजिंग करते हैं। नाउ लेट मी टेल यू व्हाट इज दिस प्लाइंग, हायरिंग एंड लीजिंग। प्लाइंग का मतलब होता है कि जो ट्रक वाला है वो ट्रक को ओवर अ पर्टिकुलर रूट ही चलाता है। मतलब वो कैसे चलाता है? वाराणसी से दिल्ली ले जाएगा ट्रक और फिर दिल्ली से बैक हो जाएगा वाराणसी, यही उसका रूट है। अगर आपको इस रूट पे कहीं भी अपना माल उतरवाना है, चढ़वाना है, तो आप करा सकते हैं। ट्रक वाला अपना रूट नहीं बदलेगा आपके लिए, ट्रक वाले का रूट वाराणसी टू दिल्ली है और वो यही काम करता है, वाराणसी दिल्ली, दिल्ली टू वाराणसी। नाउ व्हाट इज दिस हायरिंग? हायरिंग, ट्रक वाले जब इस तरीके का बिजनेस कर रहे होते हैं कि आप ट्रक वाले को बोलिए कि मुझे अपना माल जयपुर भिजवाना है, तो वो जयपुर भिजवा देगा आपका माल। आप कहेंगे मुझे अपना माल कोलकाता भिजवाना है, तो कोलकाता भिजवा देगा आपका माल। आप जहां पे कहेंगे वहां पे वो आपका माल उतरवा देगा, मतलब उसका रूट फिक्स नहीं है, आप उसको जो रूट पे कहेंगे उस रूट पे चला जाएगा। तो ये होता है हायरिंग। ना अब तीसरा ये लीजिंग क्या है? लीजिंग वो होता है जिसमें हम ट्रक वाले से कहते हैं
ट्रांसपोर्ट कंपनी से कहते हैं हमको ट्रक ही दे दो 3 महीना के लिए, लो ट्रक ही दे दो 3 महीना के लिए, हम ट्रक अपनी मर्जी से जहां मर्जी वहां चलवाएंगे, तुम बताओ कितना लोगे 3 महीने का। ठीक है, आपने ट्रक ले लिया। एट टाइम्स हम ट्रक लेते हैं विथ ड्राइवर, हम ट्रांसपोर्ट कंपनी से कहते हैं हमें ट्रक और ड्राइवर दे दीजिए 2 महीने के लिए, बताइए कितना पैसा हुआ। जहां चलवाना होगा, जैसे चलवाना होगा वो अब हम चलवाएंगे। ठीक है, जहां भी हमको माल अपना इधर उधर करना है सब हम करा लेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड ऑल दीज 3 थिंग्स। लीजिंग क्या होता है? लीजिंग आप ट्रक लेते हैं फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मे बी 1 ईयर एट टाइम्स, 3 ईयर एट टाइम्स। ठीक है, प्लाइंग क्या है? ओवर अ पर्टिकुलर रूट, और हायरिंग क्या है? रूट जो माल चढ़वाता है वो बताता है कि इस रूट पे भाई मेरा माल भेज दो, यहां हमको माल भिजवाना है, तो ट्रक वाला जहां आप कहोगे वहां आपका माल ले जाएगा। तो यही 3 तरीके का धंधा ही होता है। तो हम आपको प्लाइंग, हायरिंग, लीजिंग और गुड्स कैरिज नहीं बोलेंगे, हम सीधे बोलेंगे ट्रांसपोर्ट वाला बिजनेस। भाई ट्रांसपोर्ट का बिजनेस यही 3 तरीके से होता है, और कोई तरीका थोड़ी ना होता है धंधा करने का। तो कह रहा है कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेस, इंगेज इन एनी बिजनेस, ध्यान दीजिएगा, एक्सेप्ट द ट्रांसपोर्ट बिजनेस, आप अगर करते हो तो यू विल फॉल अंडर सेक्शन 44AD। कंडीशन क्या है इसकी? द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44AD विल बी एप्लीकेबल ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सैटिस्फाइड। नंबर 1, द एसएससी शुड बी रेजिडेंट इंडिविजुअल, resident HUF or a resident partnership firm. Remember, if you are non-resident, then this provision section 44AD is not available. Presumptive taxation अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत बैठाइएगा कि ये एक हार्डशिप है, ये एक बेनिफिट है। ठीक है, गवर्नमेंट आपकी इनकम प्रिज्यूम करके आपको मदद कर रही है, आपको ये एक सहूलियत दी जा रही है, आप ऐसे समझिएगा। तो ये सबको नहीं मिलता। सबसे पहली बात, ये मिल किसको रहा है? रेजिडेंट को। रेजिडेंट में भी किसको? इंडिविजुअल, HUF और पार्टनरशिप फर्म। क्या ये LLP कंपनीज इन सबको मिल रहा है? AOP, BOI नहीं मिलता, बस रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF और रेजिडेंट पार्टनरशिप फर्म। नॉट इवन LLP को भी ये नहीं मिल रहा है। सिंस ये फर्म को मिल रहा था ना, तो इसलिए फोकस करके बता दिया कि ध्यान देना, LLP को भी नहीं मिल रहा है, मतलब बाकी किसी को नहीं मिलता। AOP, BOI, LLP कंपनी किसी को नहीं मिलता। तो यू विल रिमेंबर सेक्शन 44AD इज एप्लीकेबल फॉर रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट HUF एंड रेजिडेंट फर्म। नेक्स्ट, The SSC should be engaged in any business, किसी भी बिजनेस में हो, except the business of plying, hiring और leasing goods carriage। तो ये तो क्लियर ही है कि ये सेक्शन उनके लिए है जो बिजनेस कर रहे हैं लेकिन ट्रांसपोर्ट वाला नहीं कर रहे हैं। थर्ड, the SSC has not claimed any deduction under section 10AA, 80HH और 80RRB in the relevant assessment year। Since आपने डिडक्शन चैप्टर अभी नहीं पढ़ा है तो यू आर नॉट अवेयर ऑफ दीज सेक्शंस। ठीक है, बट 10AA आपको याद हो, अगर आपने पहले मुझसे सुन रखा हो, तो SCZ में अगर आप धंधा करते हो एक सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स के लिए, प्रोपोर्शनेट इनकम आपकी क्या हो जाती थी? एग्जेम्प्ट हो जाती थी। ठीक है, इफ यू आर डूइंग बिजनेस इन SCZ, तो वो वाला बेनिफिट आपने न लिया हो, तो ये बेसिकली 3 सेक्शन कह रहा है कि ये डिडक्शन आपने न ली हो तभी सेक्शन 44AD आपको मिलेगा। फोर्थ पॉइंट, द टोटल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट इन द प्रीवियस ईयर शुड नॉट एक्सीड 2 करोड़। 2 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर नहीं होना चाहिए, मतलब अप टू 2 करोड़ ही ये प्रोविजन एप्लीकेबल है। दिस लिमिट इज रेज्ड टू 3 करोड़। 2 करोड़ की जगह इस लिमिट को 3 करोड़ कर दिया जाएगा फॉर बिजनेस इन केस द एग्रीगेट अमाउंट रिसीव्ड इन द ईयर इन कैश डज नॉट एक्सीड 5% ऑफ द टोटल ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर। अगर आपके टर्नओवर का 5% तक कैश रिसिप्ट है तो सेक्शन 44AD इज एप्लीकेबल टू यू, आपको 44AD मिल जाएगा। तो अब एक काम करते हैं, सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है कि नहीं, इस पे कुछ एग्जांपल्स करते हैं आपके साथ। आप मुझे बताइए सेक्शन 44AD इज एप्लीकेबल और नॉट। ठीक है, वेदर सेक्शन 44AD एप्लीकेबल। पहला केस, टर्नओवर 2.2 लाख, कैश रिसिप्ट 2.2 करोड़ लिखना है, $10 लाख। सेक्शन 44AD एप्लीकेबल है क्या? वैसे तो लिमिट 2 ही करोड़ तक की है, लेकिन 2 करोड़ के ऊपर भी अगर टर्नओवर है तो चल जाएगा, 3 करोड़ तक चल जाएगा अगर आपकी कैश रिसिप्ट 5% ऑफ द टर्नओवर तक है। 5% ऑफ द टर्नओवर कितना होगा? 2.2 करोड़ का 5% कितना होता है? 11 लाख रुपए होगा।
और मेरा कैश रिसिप्ट कितना है 10 लाख रुपए है, तो 44 AD इज एप्लीकेबल, 44 AD मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 44 AD मिलना अच्छी बात है बुरी बात है? अरे अच्छी बात है भाई, ये बेनिफिट ही है। अभी आप आगे भी पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि यही ये तो फायदे की बात है। टर्नओवर जो है उसका 1.5 करोड़ है, कैश रिसिप्ट जो है उसकी वो 40 लाख है। ज़्यादा धंधा इसका कैश में ही होता है। 5% तो 1.5 करोड़ का कितना हुआ? 1.5 करोड़ का 5% हुआ 7.5 लाख, लेकिन इसकी कैश रिसिप्ट है 40 लाख रुपए। जल्दी बताइए 44 AD इज एप्लीकेबल और नॉट? कम ऑन, कमेंट बॉक्स में आप हमको बताएंगे 44 AD एप्लीकेबल और नॉट। तो आप लिखिएगा 44 AD एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चन केस 2। ठीक है, 44 AD एप्लीकेबिलिटी क्वेश्चन केस 2 का आंसर दीजिए। और मेरे आंसर के बाद आप ये भी बताएंगे, अपने रिप्लाई में फर्दर रिप्लाई करेंगे आई एम राइट और रॉन्ग। ठीक है, प्लीज डू दैट। मुझे भी जानना है कि आप कितना अटेंटिवली ये सारी चीजें सुनते हैं और कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, कंसिडर दिस क्लास एज योर फेस टू फेस क्लास। द टीचर इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड जो भी मैं कह रहा हूं वो आपको पैरेलली उसी समय करना है। जल्दी बताइए 44 AD इज एप्लीकेबल। 2 करोड़ के नीचे कोई टर्म्स एंड कंडीशन थोड़ी ना है, कैश रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए, नहीं, उसके नीचे कोई टेंशन ही नहीं है। ठीक है, हमने 40 लाख रुपए का माल नगद में बेच रखा है। अंडरस्टूड? आप कहेंगे सर 2 लाख रुपए से ज्यादा नगद नहीं लेना था, आपने पहले पढ़ा रखा है हमें। अरे बेटा, एक आदमी से नहीं लेना है ना, ये एक आदमी से थोड़ी ना लिया होगा। ये तो 10-10 रुपए 20-20 रुपए का माल बेचता है, दिन भर नगद सेल करता रहता है। ठीक है, अब जैसे एक चाय वाला है, पान वाला है, तो उसकी साल भर की टर्नओवर कैश में होती है कि नहीं? हाँ, उसकी तो साल भर की टर्नओवर मोटा मोटी कैश में चल रही है। आजकल यूपीआई थोड़ा लेने लग गए हैं सारे, अदरवाइज तो इन लोग की तो कैश सेल 100% ही रहती है। तो वहां पे अगर उनकी टर्नओवर मान लीजिए साल भर की 1.5 करोड़ रुपए, तो आप ये थोड़ी ना कहेंगे 1.5 करोड़ रुपए कैश ले लिया। अरे वो तो एक एक आदमी से तो बहुत कम कम पैसा लिया है ना, राइट? तो 44 AD इज एप्लीकेबल क्योंकि 2 करोड़ के नीचे के लिए ऐसी कोई लिमिट नहीं है कैश रिसिप्ट कितनी होनी चाहिए। अच्छा, जस्ट लेट मी नो वन मोर थिंग एवरीबॉडी, हाउ डू यू टेक दीज क्लासेस? डू यू टेक दीज क्लासेस एज एन एडिशनल सपोर्ट or you are considering this as your main class? Please, I wanted to know even this. How are you valuing this class? Is it an additional support to you कि भाई हम कुछ ना कुछ पेड क्लासेस वगैरह करते हैं, दूसरी चीजें, और साथ में ये एक क्लास और लिया है जिससे हम सपोर्ट कर रहे हैं अपने आप को, या फिर दिस इज योर मेन स्ट्रीम ऑफ क्लास? अच्छा, अगर कोई बच्चा ऐसा भी है जिसने कोई और एडिशनली पेड क्लास ले रखी है और उसके बाद भी वो पेड क्लास उसके लिए वो सपोर्टिव बन चुकी है, दिस इज द मेन स्ट्रीम, डू लेट मी नो दिस आल्सो, प्लीज डू दैट। ठीक है, अब बताइए कि इस क्लास को आप कैसे यूज कर रहे हैं, हाउ इज इट बेनिफिटिंग यू एज एन एडिशनल सपोर्ट, एज एन मेन स्ट्रीम क्लास? You already have some other classes, but still this class is working as a mainstream class to you, so please do let me know. ठीक है, (44 AD is not applicable to) 44 AD एप्लीकेबल नहीं है कब? अ पर्सन कैरिंग ऑन प्रोफेशन एज रेफर्ड टू इन सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 44 AA। ठीक है, प्रोफेशन के लिए नहीं है, मालूम है। पर्सन अर्निंग इनकम इन द नेचर ऑफ कमीशन और ब्रोकरेज इनकम। अच्छा, अब अगर आपको कमीशन या ब्रोकरेज आता है तो अब वहां पे ये सेक्शन नहीं लगेगा 44 AD। ठीक है, क्योंकि कमीशन और ब्रोकरेज जब आता है तो वो सीधे सीधे इनकम होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने किसी का 1 करोड़ रुपए का माल बेचा और उसने आपको 1 करोड़ रुपए का, आप एजेंट हो, ठीक है, कमीशन बस पाते हो, आपने किसी का 1 करोड़ का माल बिकवाया, आपको 2% कमीशन मिल गया, कितना? 2 लाख रुपया। तो 2 लाख रुपया अब आपकी टर्नओवर 2 लाख रुपया जो आपको आया है, अब यहां पे सेक्शन 44 AD नहीं लगेगा। यहां पे सिंपल क्या होता है कि आपको अगर कमीशन जितना आया है वही आपकी इनकम मान ली जाती है। अगर आप दिखाएंगे कि हाँ कमीशन अर्न करने में आपका कुछ खर्चा लगा है तो आप वो खर्चा घटा सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पे सेक्शन 44AD नहीं लगेगा। तो कमीशन वालों को, ब्रोकरेज वालों के लिए ये इनकम में जो आता है रिसिप्ट, उस पर सेक्शन 44AD नहीं लगेगा। और अ पर्सन कैरिंग ऑन एजेंसी बिजनेस, एजेंसी बिजनेस का मतलब आप एजेंट हो तो आपको कमीशन ही आ रहा होगा ऑब्वियसली, तो कमीशन वालों के लिए ये सेक्शन नहीं है। तो कमीशन वालों के लिए कौन सा सेक्शन है? कोई सेक्शन नहीं है, उनके लिए प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं होता, ठीक है। या इनकम कितनी मानी जाती है, ध्यान दीजिएगा, इनकम मानी जाती है 6% अगर आपने डिजिटल पेमेंट ली है, 8% ऑफ द टर्नओवर अगर आपने कैश पेमेंट ली है, ठीक है। ऐसे समझा देता हूं आपको। इनकम कितनी ली जाती है? 6% अगर आपने पेमेंट ली है अकाउंट पे चेक से, ड्राफ्ट से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, नेट बैंकिंग से, ठीक है, कोई भी ऑनलाइन पेमेंट से, तो 6% टर्नओवर का इनकम माना जाएगा, 6% ऑफ टर्नओवर। और इनकम आपकी 8% ऑफ टर्नओवर मानी जाएगी अगर आपने पेमेंट ले लिया कैश में, बियरर चेक से, कैश में बियरर चेक से, या फिर क्रॉस चेक से। आपको तो पता ही है, ये सब पहले भी बता चुके हैं, बियरर चेक तो कैश के बराबर ही होता है। क्रॉस चेक में क्या होता है कि हम किसी को भी इंडोर्स कर सकते हैं, तो बेसिकली वो मेरे खाते में पैसा आएगा ऐसा जरूरी नहीं है, हम उसकी एंट्री को घुमा सकते हैं, हो सकता है वो रिसिप्ट हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए उसको भी कैश की तरह ही ट्रीट करते हैं, वहां पे 8% ऑफ द टर्नओवर आपकी इनकम मानी जाती है। अब आप कहेंगे सर मैंने कुछ कैश पेमेंट भी ले रखी है, कुछ डिजिटल पेमेंट भी ले रखी है, तो मेरी इनकम कितनी मानी जाएगी? तो जितना डिजिटल पेमेंट है उसका 6% और जितना कैश पेमेंट है उसका 8%, ऐसे इनकम होगी। एग्जाम्पल्स लेके कैलकुलेट कर लेते हैं। माई टर्नओवर इज 1.5 करोड़, जिसमें से 1 करोड़ रुपए डिजिटल पेमेंट है और 50 लाख रुपए का कैश पेमेंट है। तो मेरी इनकम कितनी होगी? 1 करोड़ का 6% प्लस 50 लाख का 8%, ये मेरी इनकम हो गई। 1 करोड़ का 6% हो गया 6 लाख, और 50 लाख का 8% कितना हो गया? 4 लाख। तो माई इनकम इज 10 लाख रुपीज। अच्छा, क्या सरकार ये जो रेट है ये ठीक ले रही है? इनकम जो प्रिज्यूम कर रही है ठीक प्रिज्यूम कर रही है, सही कर रही है? बेसिकली आप ऐसे समझ लीजिए 2 करोड़ 3 करोड़ तक का टर्नओवर वाले जितने भी लोग होते हैं ये सब रिटेलर्स होते हैं, ठीक है। होलसेलर तो होगा नहीं, ये तो रिटेलर है, ठीक है। छोटा मोटा टर्नओवर है इसका 2 करोड़ 3 करोड़ तक का। तो अब जनरली रिटेलर्स की जो मार्जिन होती है ना वो समवेयर अराउंड 10% होती है, मिनिमम 10% मार्जिन होती है रिटेलर्स की, ठीक है। तो मोटा मोटी 10% वो कमा ही लेते हैं। तो गवर्नमेंट अगर 6% 8% इनकम बता रही है तो कम ही बता रही है, ज्यादा नहीं बता रही है। मतलब मेरा ऐसा मानना है कि गवर्नमेंट कम ही इनकम कह रही है। लेकिन आप कहेंगे नहीं मेरी इनकम तो और भी कम है, तो अभी आगे भी रास्ता है इसके लिए। गवर्नमेंट ऐसा नहीं है कि आपको जबरदस्ती कर रही है कि आपको ये इनकम एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट ये आपको फेवर कर रही है कि भाई हम तो आपका हिसाब किताब नहीं लेंगे, आप टर्नओवर बताओ, टर्नओवर पे इनकम निकाल देंगे सीधे। गवर्नमेंट पूछ ही क्या रही है? सिर्फ टर्नओवर ही पूछ रही है हमसे। If the above conditions are satisfied, the income of the eligible business is estimated at 8% of the gross receipt or total turnover and 6% in respect of turnover received through digital modes. The following points should be noted. अच्छा, following points should be noted के पहले अब एक बात और बताते हैं आपको। मान लीजिए मेरा जो टर्नओवर है वो है 1.8 करोड़। अब इस टर्नओवर में से डिजिटल पेमेंट जो आई है हमारे पास वो आई है 80 लाख, ठीक है। मेरे पास कैश पेमेंट आई है 70 लाख, और आउटस्टैंडिंग है, पैसा आया ही नहीं है अभी, 30 लाख
हो गया 1,80,00,000। हाँ, तो अब इस पे क्या परसेंट एप्लीकेबल होगा? डिजिटल पे 6%, इस पे कैश पेमेंट पे 8%। अब ये भी तो टर्नओवर है, इसका पैसा तो आया ही नहीं, अब इस पे क्या परसेंट लगाएंगे? जो आउटस्टैंडिंग है इस पे भी लगेगा 8%। अगर डिजिटल पेमेंट आ गई है तो 6%, नहीं तो 8%। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इसके आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर दीजिए। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल सकता है कि जब आपको ये बता देगा, क्योंकि जनरली बच्चे को याद रहता है कि भाई अगर डिजिटल है तो 6%, अगर कैश पेमेंट है तो 8%, आउटस्टैंडिंग उसने घुसा दिया, आउटस्टैंडिंग भी है तो 8%, क्योंकि डिजिटल आया है तभी ये 6% का फेवर कर रही है गवर्नमेंट आपको, अदरवाइज द इनकम इज 8% ओनली। नाउ द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी नोटेड। पहला, द एसएससी कैन वॉलंटरी डिक्लेयर अ हायर इनकम इन हिज रिटर्न। अब यहां पे देखिए इनकम आई थी 10 लाख रुपया, अगर मैं चाहूं तो 11 लाख रुपए दिखा सकता हूं, 12 लाख रुपए दिखा सकता हूं। आंसर इज यस। आप ज्यादा इनकम दिखाना चाहते हैं दिखा सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है। भाई ज्यादा इनकम दिखाएंगे तो सरकार को ज्यादा टैक्स मिलेगा, आपत्ति थोड़ी ना है। कम दिखाने पे ना परेशानी होगी, ज्यादा पे क्यों होगी? All deduction under section 30 to 38 including depreciation, unabsorbed depreciation are deemed to have been already allowed and no further deduction is allowed under these sections. ध्यान दीजिएगा, आपको सारा डिडक्शन मिल चुका है, ये मान लिया जाता है। ये आपकी फाइनल इनकम है 6%, 8%। उसके बाद इसमें से आप कुछ नहीं घटाओगे। डेप्रीशिएशन, ब्रॉड फॉरवर्ड अनएब्सॉर्ब डेप्रीशिएशन था आप कह रहे हो, कुछ भी नहीं घटता है। ठीक है। Also in the case of firm, no deduction in respect of salary and interest to partner under section 40B shall be allowed. क्या ये फर्म को मिलता है? पहले तो ये बताओ मुझे, क्या ये फर्म को प्रोविजन मिलता है? सेक्शन 44AD मिलता है? आंसर इज यस। आपने पढ़ा है, रेजिडेंट इंडिविजुअल, रेजिडेंट एचयूएफ और रेजिडेंट फर्म को मिलेगा। फर्म के केस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड रेम्युनरेशन टू पार्टनर भी अलाउ होता है अंडर सेक्शन 40B। आपने पढ़ रखा है। क्या वो अलाउ किया जाएगा यहां? नहीं, बस दिमाग में बैठाओ, ये जो इनकम होती है ना 44AD की, ये फाइनल इनकम होती है, एकदम लास्ट इनकम है, कुछ भी नहीं घटेगा इसमें से। ठीक है। The written down values calculated where necessary as if the depreciation as applicable has been allowed. इसका क्या मतलब है? देखिए, मेरी इनकम तो टर्नओवर का एक सर्टेन परसेंटेज इनकम मान ली गई। ठीक है। मेरे पास जो एसेट थी उसकी WDV चल रही है, मान लेते हैं 50 लाख रुपया। ठीक है। तो इस पे डेप्रीशिएशन कितना बनेगा? 15% के हिसाब से, ये प्लांट एंड मशीनरी है 15% वाला, तो 7.5 लाख रुपया इस पे डेप्रीशिएशन बनेगा। क्या ये डेप्रीशिएशन हमें अलाउ होगा? नहीं, क्योंकि आपकी इनकम जो मानी जाती है 6% और 8% वाली, वो फाइनल इनकम मान ली जाती है। ये मान लिया जाता है कि सारे खर्चे फर्चे सब घटा दिए गए, कुछ भी बाकी नहीं है। राइट। लेकिन एक बात समझिए, क्या प्रिजम्पटिव टैक्सेशन एक व्यापारी जीवन भर अवेल कर पाता है? नहीं, बहुत सारे व्यापारी छोटे से शुरू करते हैं, बड़े हो जाते हैं। मेरा टर्नओवर इस बार तो था 2 करोड़ रुपए, तो मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया, लेकिन अगली बार 6 करोड़ हो जाएगा तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन थोड़ी ना मिलेगा। ठीक है। इस साल मेरा टर्नओवर 2 करोड़ है, मैंने प्रिजम्पटिव टैक्सेशन लिया, तो ये डेप्रीशिएशन नहीं घटा पाए। अगले साल मेरा टर्नओवर हो गया 6 करोड़ रुपए, अब हम डेप्रीशिएशन घटाएंगे। तो अगले साल जो डेप्रीशिएशन हम घटाएंगे वो किस पे घटाएंगे? 50 लाख का 15%, या फिर ये डेप्रीशिएशन घटाने के बाद WDV थी 42.5 लाख, इसका 15% घटाएंगे अगले साल। तो ध्यान दीजिएगा, WDV ऑफ द एसेट में से डेप्रीशिएशन हमेशा घटाते रहना है। आपको डेप्रीशिएशन ये मिले चाहे न मिले, WDV से ये घटेगा। ठीक है। अगले साल जब आपका 6 करोड़ का टर्नओवर है तो आपको डेप्रीशिएशन किस में मिलेगा? इस 42.5 लाख पे ही मिलेगा, इस पे 15% मिलेगा। क्लियर है बात सबको? तो WDV से डेप्रीशिएशन घटाते जाना है, इवन इफ द डेप्रीशिएशन इज नॉट अवेलेबल फ्रॉम प्रिजम्पटिव टैक्सेशन इनकम। ये बात मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपको याद आ रहा हो तो। जब डेप्रीशिएशन शुरू किए थे PGBP में, तो हमने बताया था डेप्रीशिएशन इज मैंडेटरी टू क्लेम। आपको डेप्रीशिएशन घटाना ही पड़ेगा। कहां से? WDV से। इट्स नॉट टॉकिंग अबाउट इनकम कि इनकम से घटाना ही पड़ेगा, आपको WDV से डेप्रीशिएशन घटाना ही पड़ेगा। It will be assumed that disallowance, if any, under section 40, 40A, 43B has been considered while calculating estimated income at the rate of 8% or 6%. ये क्या मतलब है?
बहुत सारी सेक्शन में डिसअलाउंसेस होती है। आपने कैश पेमेंट कर दिया 10,000 से ऊपर डिसअलाउ हो जाएगा, रिलेटिव को एक्सेसिव हाई पेमेंट कर दिया डिसअलाउ हो जाएगा। क्या ये डिसअलाउंस भी किया जाएगा और आपकी इनकम बढ़ाई जाएगी? ये जो 6% 8% से आई है, कह रहा है नहीं, सारा खर्चा अलाउ हो गया ये मान लिया जाता है, सारे डिसअलाउंस भी हो चुके हैं, मतलब जितना डिसअलाउ करके एडबैक किया जाता है, इनकम में बढ़ाया जाता है, वो सब भी हो गया ये मान लिया जाता है। ये 6% 8% फाइनल इनकम है, बस क्लियर करिए दिमाग में, 6% 8% फाइनल इनकम है, कोई चेंज नहीं करना इसमें। An SSC opting for the above scheme shall pay advance tax related to such business through one installment only, that is by 15 March instead of 4 installment. एडवांस टैक्स पे करने की ना 4 इंस्टॉलमेंट होती है। अभी आपने एडवांस टैक्स पढ़ा नहीं है इसलिए आपको मालूम नहीं है। 15 जुलाई, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च ड्यूरिंग द ईयर एडवांस टैक्स किसे कहते हैं? जैसे प्रीवियस ईयर 23-24 का टैक्स हम प्रीवियस ईयर 23-24 में ही भरेंगे एडवांस बेसिस पे, ठीक है। हालांकि फाइनल टैक्स जो होगा वो कब पे कर पाएंगे? जब प्रीवियस ईयर खत्म हो जाएगा, असेसमेंट ईयर में जब उसकी असेसमेंट होगी तब होगा। लेकिन ड्यूरिंग द ईयर ही एडवांस टैक्स के प्रोविजन होते हैं कि भाई आपको एडवांस टैक्स ड्यूरिंग द ईयर ही पे करते रहना है। जब आप इनकम कमा रहे हो तो 23-24 का एडवांस टैक्स 23-24 में ही होगा, ठीक है। हम एडवांस बेसिस पे टैक्स भी, सरकार कहती है भाई कमाते जा रहे हो तो टैक्स भी देते जाओ ना, वो होल्ड करके क्यों रखे हो, बाद में क्यों दोगे पूरे साल का, ठीक है। तो एडवांस बेसिस पे तो कब देना पड़ता है? जैसे प्रीवियस ईयर 23-24 में जो हम इनकम कमा रहे हैं उसके लिए पहली इंस्टॉलमेंट ले लेती है गवर्नमेंट हमसे 15 जुलाई को, 15 जुलाई 2023 को ले लेगी, फिर लेगी 15 सितंबर को, फिर 15 दिसंबर को लेगी और फिर 15 मार्च को लेगी, ठीक है। लेकिन जो लोग 44 AD में आते हैं उनसे बस एक ही बार में एडवांस टैक्स मांगा जाता है 15 मार्च को, मतलब साल खत्म होने से 15 दिन पहले ही कहा जाता है आप अपना एडवांस टैक्स जमा करें, ठीक है। An SSC opting for the above scheme shall be exempted from maintenance of books of account related to such business as required under section 44AA। यही तो मेन फायदा है भाई। 44 AD का फायदा क्या है? फायदा तो यही है ना कि हिसाब किताब नहीं बनाना पड़ता है, ठीक है। A taxpayer whose turnover does not exceed 10 crore होगा, ये 10 crore है, does not exceed 10 crore may declare an income of less than 8% or 6% of its total sales or gross receipt and yet will not be required to get the accounts audited if its cash receipt and payment were up to 5% of the total receipt and payment respectively। ये बात आपको अगर ऑडिट वाले समय में आपने पढ़ी थी, ठीक है। ये बात 44 AD की नहीं है, जानबूझकर मैंने यहां पे इंसर्ट की। ये 44 AD से इसका कोई लेना देना नहीं है, 44 AD से इसका कोई लेना देना नहीं है। 44 AD से 3 करोड़ तक ही होता है। ये बात मैंने क्या बताई आप ध्यान से समझिए, ये एकदम अलग बात बोली मैंने बोला कि अगर आपका टर्नओवर 3 करोड़ से ज्यादा है, 10 करोड़ रुपए तक भी है, ठीक है, और आप ये 6% 8% जितनी इनकम भी नहीं दिखा रहे हो, तो भी आपको ऑडिट कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको ऑडिट तो कराने की आवश्यकता नहीं है। आपका अगर कैश रिसिप्ट, ठीक है, 5% तक है और कैश पेमेंट भी 5% तक है, ये ऑडिट में पढ़े थे अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी। क्या इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है? हाँ, इनको बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करके रखना है, ऑडिट नहीं करानी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना है इसमें, ठीक है, ऑडिट नहीं करानी है। और ये 44 AD नहीं है, इसमें भी कोई कंफ्यूजन ना हो जाए, दिस इज नॉट 44 AD। ये बस इंसर्ट कर दिया कि देखो 10 करोड़ रुपए तक के, मतलब 3 करोड़, आपको जैसे दिमाग में बैठ ना जाए कि भाई 6% 8% इनकम दिखानी पड़ती है तभी ऑडिट नहीं होती है। तो हम आपको बता रहे हैं कि नहीं, 10 करोड़ रुपए तक भी ऑडिट नहीं होती है। और जैसे ही आप 3 करोड़ से ज्यादा टर्नओवर है तो आप 44 AD से बाहर हो गए, तो अब आपको 6% 8% भी दिखाने की आवश्यकता नहीं है। आप कम भी अगर दिखा रहे हैं तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन हाँ, बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है 44 AD से आप बाहर हो, 44 AD में बुक्स ऑफ अकाउंट्स नहीं बनाना होता, यहां बुक्स ऑफ अकाउंट बनाना है, ऑडिट नहीं करानी है बस, ठीक है। लेकिन कंडीशन भी है कि भाई कब, जब आपका रिसिप्ट जो है वो 5% तक कैश में होगा, पेमेंट भी 5% तक ही कैश में होगा। जब गवर्नमेंट एक्चुअली कह रही है ना कि आप हिसाब किताब बना के रखे ही हो, ठीक है। दूसरी चीज, सारा आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, मोटा मोटी तो बैंकिंग ट्रांजेक्शन ही है, बहुत कम ना आपका कैश ट्रांजेक्शन है, तो सब कुछ आपका रिकॉर्ड पे है। आप वैसे ही 420 करने की कोशिश करोगे नहीं, ठीक है। और बाकी गवर्नमेंट को डाउट होगा तो स्क्रूटनी केस लगाएगी ना आपका, ठीक है। आप फाइल करिए, रिटर्न ऑडिट मत कराइए, चलेगा। अगर डाउटफुल होगा कहीं से भी तो स्क्रूटनी लगेगी आपकी, ठीक है। जितना भी इनकम टैक्स, अब आप कहोगे ये स्क्रूटनी क्या होता है सर, ये एक नया शब्द आपने आज इस्तेमाल कर लिया। तो मैं आपको बताऊं, जितने लोग भी हिंदुस्तान में इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे हैं ना,
सभी का रिटर्न चेक नहीं होता। मैथमेटिकल एक्यूरेसी वगैरह ये सब कुछ चेक होती है, टैक्स कैलकुलेशन वगैरह चेक होता है, मतलब बेसिक चीजें चेक होती है। जैसे हम कहते हैं मेरी पीजीबीपी की इनकम 2.5 करोड़ रुपए है, तो वो 2.5 करोड़ है कि नहीं ये चेक नहीं होता सबका। भाई पांचों हेड की इनकम की जोड़, कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, ये सब सबका होता है। उसको कहा जाता है प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न। प्रोसेसिंग ऑफ रिटर्न सबकी होती है, चेकिंग ऑफ रिटर्न सबकी नहीं होती है। चेकिंग में अब क्या होता है कि भाई इनकम इतनी दिखा रहे हो तो है कि नहीं है, तो वो 3% फाइल की स्क्रूटनी होती है और कंप्यूटर जी उसको सिलेक्ट करते हैं। कंप्यूटर जी सिलेक्ट कर लेते हैं कि ये 3% फाइल की स्क्रूटनी की जाएगी। समझ में आ रही है बात? तो लोगों को डर होता है कि भाई हम हो सकता है उस 3% में फंस जाएं, इसीलिए सारे लोग सही रिटर्न जमा करते हैं। कई बार लोगों ने मुझसे पूछा है, सर ये बात इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कैसे पता चलेगी, ये वाली बात कैसे पता चलेगी? हर बार मैं देखता हूं बच्चों के मन में ये बात आता है कि ये कैसे पता चल जाएगा, वो कैसे पता चल जाएगा, हम दिखाएं चाहे मत दिखाएं। तो बेटा आज समझ लीजिए इस बात को। दिल्ली में दिल्ली ट्रेवल कॉर्पोरेशन डीटीसी की बस चलती है, ठीक है? कभी आप चढ़े हो उस बस में? आप उस बस में चढ़िए, जो लोग दिल्ली से हैं वो तो अच्छे से समझते हैं, जो बाहर के हैं उनको मैं समझा दूं। आप उस बस में चढ़िए, कंडक्टर आपसे कभी टिकट लेने के लिए नहीं बोलेगा, कभी बोलता ही नहीं है टिकट लेने के लिए। आप उसको टिकट लेने के लिए बोलोगे तो उसको दिक्कत होगी कि साला आप टिकट फाड़ो, उसको दो, पैसा लो, इतनी आफत है। उसको सरकारी नौकरी पे बैठा हुआ है, उसको टिकट काटे चाहे ना काटे, उसको तो तनख्वाह जितनी मिलनी है मिलेगी। अगर उसकी तनख्वाह 25,000 रुपया महीना है तो 25,000 रुपया मिलेगी, टिकट काटे चाहे ना काटे, वो आराम से बैठा रहता है। अब चढ़िए, टिकट के लिए बिल्कुल नहीं बोलता आपको। आप कहोगे ये तो बड़ी बढ़िया बात है सर, तो टिकट कटाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, सारे कटाते हैं। अब ये क्यों? क्योंकि आपको ये डर होता है कि किसी भी स्टॉपेज पे रैंडम चेकिंग होती है। वहां दिल्ली में ये सिस्टम है, आप बस में बैठे हैं तो सारा चेक नहीं होगा, लेकिन 2, 4, 10 बस पे एक स्टॉप में एक किसी बस में चेकिंग हो जाएगी। 4-5 लोग फटाक से चढ़ेंगे जो चेकिंग करते हैं, और वो देखेंगे आपके पास टिकट है कि नहीं है। अगर आपके पास टिकट नहीं होगी तो आपको वहां से उतारा जाएगा, आपसे पेनाल्टी ली जाएगी, और हो सकता है आपको जेल तो वैसे भेजा नहीं जाता है, हालांकि प्रावधान लिखा हुआ है कि आपको जेल भी भेजा जा सकता है, लेकिन जनरली पेनाल्टी आपको देनी पड़ती है, ठीक है? अब इंसान ये सोचता है कि टिकट कटानी है कितनी की, 5 रुपए की मान लीजिए, लेकिन अगर पकड़े गए तो जुर्माना सब लेंगे 500 या 1000 रुपया। तो इससे अच्छा है ना कटा लो भाई 5 रुपए की। पकड़ा गए, चांस कम है लेकिन पकड़ा सकते हैं ना। कहीं 10-20 बस में से एक बार चेकिंग होती है कहीं, ठीक है? कभी कभी तो पूरे दिन चेक होता ही नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ना कि पकड़े गए तब तो पता चला कि मेरा 100 ट्रिप एक बार में निकल जाएगा। इसे तो 5 ही रुपए की टिकट करना नहीं, 500-1000 रुपया का पेनाल्टी लग जाएगी। यही चीज होता है इनकम टैक्स में भी। बेटा सारे लोग ईमानदारी से इनकम टैक्स इसलिए भरने को तैयार है, सब कुछ इसलिए बता देते हैं क्योंकि कुछ लोगों का स्क्रूटनी लगता है, सबका नहीं लगता। लेकिन हर इंसान तो यही डरता है ना कि उस 100 फाइल में 3 फाइल की स्क्रूटनी होगी, 3% स्क्रूटनी होती है मोटा मोटी हमारे देश में, ठीक है? जितनी रिटर्न सबमिट होती है उसका 3% मोटा मोटी स्क्रूटनाइज की जाती है, जिसमें एक एक चीज अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट चेक करता है। तो हमें डर लगता है कि अगर हमने कुछ भी गलत किया, कुछ भी गलत रिटर्न दिया और हमारा स्क्रूटनी में केस लग गया, तो फिर तो इनकम टैक्स वाले जब पकड़ेंगे ना तो गजब पेनाल्टी ठोकेंगे, मेरी पूरी बैंड बजा देंगे अच्छे से। आपको मालूम नहीं इनकम टैक्स में पेनाल्टीज कितनी बड़ी बड़ी होती हैं। कंसीलमेंट वगैरह की पेनाल्टी 200, 300% होती है पेनाल्टी। हाँ, और फिर ब्याज वगैरह के साथ जब जोड़ेंगे ना, जैसे आपको मैं मोटा मोटी समझाता हूं, जैसे मान लीजिए 100 रुपए की इनकम है, 100 रुपए की मेरी इनकम है, हम इस पर टैक्स ही तो बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि 30 रुपए इस पर टैक्स लगेगा, बचा लो। अगर ये पकड़ाएगा तो क्या कांड होगा, अब आपको ये समझाते हैं। 100 रुपए की मेरी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहेगा इसका टैक्स कितना होता है, 30 रुपया, ठीक है? फिर कहेगा इसमें हम लगाएंगे 200% की पेनाल्टी फॉर कंसीलमेंट ऑफ इनकम छिपाने की पेनाल्टी। तो 30 रुपया पे 200% 60 रुपए पेनाल्टी लगाएगा, तो 30 रुपया 60 रुपए पेनाल्टी कितना हो गया, 90 रुपया। अब कहेगा कि ये तो तुम्हारा पहले ही देना था, दे अब रहे हो, पहले ना छिपाए थे, तो उसमें लगाएगा ब्याज पूरा, और ब्याज व्याज मिला के वो हो सकता है 110 रुपया हो जाए। आपकी 100 रुपए की इनकम आप छुपाए थे, सरकार आपसे 110 रुपए ले गई। पूरा जो हम कमाए थे, जो पूरा इनकम जो आया था ना, वही पूरा ले गई, उससे भी ज्यादा ले गई। हम 100 रुपया छुपाए, वो 110 रुपया लेके चली गई। जबकि हम बचाने की क्या कोशिश किए थे, हम तो 100 रुपया पे 30 रुपए का टैक्स बचाने की कोशिश किए थे।
मतलब समझे, जब हम मेरे पास जो पैसा आ रहा है ना, हम उस पर टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, सरकार वो पूरा पैसा ही ले जाती है जब पकड़ती है तो हम तो उसका टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं, पकड़ाते हैं तो पूरा पैसा ही ले जाती है उठा के, उसको टैक्स लगाती है, उस पर पेनाल्टी लगाती है, ब्याज लगाती है, वो इनकम से ज्यादा हो जाता है। इसलिए लोग क्या करते हैं, रिटर्न सही सही भरने की कोशिश करते हैं। अब थोड़ा सा आइडिया लग गया ना, क्योंकि ये चीज मैंने बहुत देखा है, बच्चे मेंटली समझ ही नहीं पाते, ये सरकार को कैसे पता चलेगा, वो कैसे पता चलेगा। बेटा जब स्क्रूटनी लगेगी ना आपके फाइल की तो एक एक चीज पता चलेगा, फिर जब एक एक डिटेल चेक करेंगे ना आपका तो सब पता लग जाएगा। ठीक है, आपको और बताते हैं, आज की तारीख में ना एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न आ गया है, AIR, बहुत खतरनाक चीज है बच्चों। अब जो टेक्नोलॉजी से और आने वाले 2-4 साल में क्या होने वाला है आपको इमेजिन नहीं कर सकते हो। AI से सारी चीजें ट्रैक होगी कि आप कमाते कितना हो। आप दुबई के एक होटल में गए और आपने ऐसे करके सेल्फी ली, खच से फेसबुक पे डाल दी, ठीक है, टैग कर दिया होटल को, इन दिस होटल सेलिब्रेटिंग माई बर्थडे। AI खटाक से बता देगा कि उस होटल का एक दिन का रूम रेंट कितना है, ठीक है, 40,000 रुपया। आपने बाकी पार्टी की है तो पार्टी का खर्चा कितना होगा, तुरंत निकाल देगा कि आपका इतना रुपया खर्चा होता है। पूरा साल भर का आपका जो सोशल मीडिया है ना, उसी से बता देगा कि आप कितने रईस हो। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट फिर आपकी इनकम से ट्रेस करेगा, और वो भी AI खुद ही कर देगा, कहेगा अच्छा इनकम कितनी दिखाया है, साल भर की 10 लाख रुपया, और रहीसियत पे जितना फोटो खींचा है ना सेल्फी, बस उतने डेस्टिनेशन को घूमने का ही खर्चा कितना होता है, 1 करोड़ रुपया, और इनकम कितनी दिखा रहा है, 10 लाख रुपया, तुरंत केस लगेगा। आप कहेंगे सर ऐसा हो जाएगा क्या? शुरू हो चुकी है कहानी बेटा, शुरू हो चुकी है। आपको पता नहीं है आजकल क्या होता है, एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न होती है, मतलब आप जहां जहां स्पेंड कर रहे हो ना पैसा, बहुत सारी स्पेंडिंग की रिपोर्टिंग करनी होती है सामने वाले को। जैसे हम इक्विटी शेयर खरीदते हैं, एक सर्टेन अमाउंट से ज्यादा का इक्विटी शेयर खरीदते हैं तो IPO के जरिए, तो कंपनी वो रिपोर्ट करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि राज अग्रवाल ने इतने रुपए से ऊपर का मेरे IPO में शेयर खरीदा। आप RBI से बॉन्ड खरीदते हो तो RBI रिपोर्टिंग करती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को। बहुत सारी चीजों की रिपोर्टिंग हो रही है, इतनी सारी चीजों की रिपोर्टिंग हो रही है ना कि आपकी इनकम पता चल ही रही है सरकार को, और वो सब आपके AIR में दिखा देती है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ताकि आप देख के ही डर जाओ। बहुत सारे लोग वो देख के डर जाते हैं, अच्छा अरे बाप रे बाप, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पता है 5 लाख रुपए यहां लगाए थे, 3 लाख रुपए यहां लगाए थे, 2 लाख रुपए यहां लगाए थे, 1 लाख रुपए यहां लगाए थे, अब कैसे छिपाए इनकम। हम तो सोचे थे कि बताएंगे सरकार को 5 लाख रुपया कमाते हैं, तो सरकार हम ही को बता रही है बेटा कहां कहां पैसा लगाए हो ना साल भर में, सब हमको मालूम है, अब बताओ कितना कमाते हो। हम कहते हैं भाई 20 लाख रुपया तो लगा ही रखे हैं, तो अब सरकार को 30 लाख बता देते हैं कमाए, नहीं तो बैंड तो बजेगी अब अच्छे से। दिस इज व्हाट हैपनिंग टुडे, ये तो आज हो रहा है अब, ठीक है, एंड इन द टाइम टू कम दिस विल हैपन कि एक एक चीज से आपकी इनकम पता चलेगी, एवरीथिंग विल गिव एन रिफ्लेक्शन कि हाउ मच इज योर इनकम। गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू ट्रेस इन दैट मैनर, ठीक है। तो गवर्नमेंट लॉ को धीरे धीरे सिंप्लीफाई करेगी, क्योंकि पकड़ने के रास्ते स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए लॉ डिफिकल्ट कब होता है, जब पकड़ने के रास्ते नहीं है, तो इतना पेचीदा कानून बनाते हैं कि कानून से डर के लोग काम करें, ठीक है। अब जब पकड़ने के इतने सारे रास्ते होंगे ना तो कानून हल्का रहेगा, बस लो इतनी इनकम इतना टैक्स, बस सिंपल, ज्यादा माथापच्ची नहीं। क्यों? क्योंकि पकड़ने के बहुत रास्ते हैं ना, तुमको पकड़ तुम खट से लेंगे, राइट। तो धीरे धीरे आने वाले समय में लॉ जो होगा वो इजी होगा, क्योंकि पकड़ने के रास्ते स्ट्रांग होते जाएंगे, राइट। चलिए एक काम शुरू करते हैं आज से, हर लेक्चर के लिए ये रहेगा, पूरे लेक्चर में द बेस्ट लर्निंग आपकी क्या थी, जो चीज सीख के आपको मजा आ गया, ठीक है, वो पर्टिकुलर लाइन मेरी जिससे आपको बहुत अच्छा लगा, आपके लिए वो एक बेस्ट लर्निंग थी फ्रॉम द लेसन। कभी कभी क्या होता है कि एग्जैक्टली आई एम नॉट टॉकिंग रिलेटेड टू द प्रोविजन ओनली, कभी कभी हम दूसरी बातें कर रहे हैं टैक्स, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो वो भी एक वैल्यू एडिशन है, राइट। तो जो भी बात आपको सबसे अच्छी लगी आप हमेशा कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि दिस वॉज योर बेस्ट लर्निंग फ्रॉम द क्लास, एंड दिस इज नॉट एप्लीकेबल ओनली फॉर दिस क्लास, सारी क्लासेस में आप बताएंगे, राइट। करेंगे ना आप लोग? तो चलिए शुरू कर दीजिए इसी लेक्चर से, अभी पॉज कीजिए और इमीडिएटली
मुझे बताइए कि अभी तक की बेस्ट लर्निंग क्या थी। ठीक है, एंड पे भी कर सकते हैं आप। ठीक है, अगर अभी लगता है कि नहीं अभी तक तो कुछ ऐसा खास नहीं मजा आया है तो यू कैन वेट फॉर एंड। ठीक है, और एंड पे आप बताइएगा विच वॉज द बेस्ट लर्निंग। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, प्रोविजन नॉट एप्लीकेबल वेयर एन एलिजिबल एसएससी डिक्लेयर्स प्रॉफिट ऑफ एनी प्रीवियस ईयर इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, बी डिक्लेयर्स लोअर प्रॉफिट, ठीक है, फॉर एनी ऑफ द 5 असेसमेंट ईयर रेलेवेंट टू द प्रीवियस ईयर सक्सीडिंग द aforesaid previous exceeding the aforesaid previous year, then he shall not be eligible to claim the benefit of the provision of this section for 5 assessment years subsequent to the assessment year relevant to the previous year in which he has declared lower profit। ये पूरी बात को ना एक लाइन में आपको समझाते हैं, समझिए क्या कहना चाह रहा है। अगर आपने ईयर 1 में बोला सेक्शन 44 AD हमें ऑप्ट नहीं करना है, तो आप ईयर 2 से लेके ईयर 6 तक कैन नॉट ऑप्ट सेक्शन 44 AD। 5 साल तक आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। जिस साल आप मना करेंगे वो छोड़ दीजिए, उसके बाद के 5 साल तक, मतलब ईयर 2, 3, 4, 5, 6 ये 5 साल हो गए, ये 5 साल हो गया। ठीक है ना, जिस साल आप मना करेंगे उसके 5 साल तक आप ऑप्ट नहीं कर पाएंगे। तो यही चीज यहां रिवर्स वे में इस बात को लिख रहा था कि अगर आपने पिछले 5 साल में कभी भी लो प्रॉफिट दिखाया है, तो देखिए 44 AD में जो प्रॉफिट प्रिज्यूम की जाती है उससे अगर कम प्रॉफिट आप दिखाना चाहेंगे ना तो आप 44 AD से बाहर हो जाते हैं। तो आप जैसे ही बाहर हुए होंगे तो 5 साल तक आप बाहर ही रहेंगे। तो यही बात यहां उल्टे रिवर्स वे में कह रहा है कि प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल जिसने पिछले 5 साल में कभी भी लोअर प्रॉफिट दिखाया। हम इसको कहेंगे उल्टी बात ना नहीं समझ में आएगी, सीधी बात करते हैं। आप ऐसे समझिए कि अगर आज हम ऑप्ट नहीं करेंगे, इस साल हम ऑप्ट नहीं करेंगे, तो आने वाले 5 साल तक ऑप्ट नहीं करेंगे। तो पहले कभी भी अगर आपने ऑप्ट नहीं किया था तो ये चेक कर लीजिए कि अब 5 साल अभी बीत गए कि नहीं, क्योंकि 5 साल आने वाले 5 साल तक आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा 44 इफेक्ट ऑन द एसएससी इफ सेक्शन 44 AD4 इज एप्लीकेबल, मतलब 44 AD4 क्या है कि आप 44 AD ऑप्ट नहीं कर सकते, ये वाला था 44 AD4 जो है वो है कि प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल, यू कैन नॉट ऑप्ट। 44 AD4 का मतलब है कैन नॉट ऑप्ट 44 AD, ये मतलब है 44 AD4 का। An SSC to whom the provision of 44 AD4 is applicable and whose income exceeds the maximum amount which is not chargeable to tax, the basic exemption limit। कह रहा है आप 44 AD तो आप नहीं कर सकते हो, लेकिन आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है। व्हाट इज द बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट? बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इज 2.5 लाख ऑब्लिक 3 लाख ऑब्लिक 5 लाख ओल्ड स्लैब में, और न्यू स्लैब में सभी के लिए 3 लाख। ठीक है, तो ये बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है। आपकी इनकम बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट से ज्यादा है, 44 AD आप ऑप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या होगा, आपको बुक्स ऑफ अकाउंट बनानी पड़ेगी, ऑडिट कराना पड़ेगा। क्लियर सी बात है, 44 AD से जैसे ही बाहर आप तो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, ऑडिट कराइए। इज इट पॉसिबल टू डिक्लेयर लोअर इनकम? लो इनकम दिखाना चाहते हैं, हाँ भाई दिखाओ ना यार, आप बाहर निकलो 44 AD से, आप बुक्स ऑफ अकाउंट बनाइए, ऑडिट कराइए, हो जाएगा। A taxpayer can declare his income to be lower than the deemed profit and gains as stated above. The following consequences are applicable. Consequences क्या है? Taxpayer will have to maintain books of accounts. Books of account बनाइए, get his accounts audited, audit कराइए। ठीक है, सो ये था प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का सेक्शन 44 AD। You are left with 2 more section in presumptive taxation, section 44 ADA and 44 AE, which we are going to do in next class. We'll stop here.